उन्होंने उनकी बीई की जो सिविल में आपने डिग्री ली है 82 और 83 में, और बीबीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से आप हुबली से जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ से एमटेक की उपाधि भी आपने ली है। तो प्रोफेसर देसाई 1994 में आईआईटी खड़गपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में योगदान किया है और इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे एनवायरमेंटल हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक नामक एक पाठ्य पुस्तक का आपका सहलेखन किया जो इसकी पब्लिकेशन 2006 में हुई है, और 2 एआईसीटी द्वारा प्रायोजित शॉर्ट टर्म कोर्स का समन्वय आपने 1998-99 में 2010 और 11 में की है, और आईआईटी खड़गपुर में डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के रूप में 2.5 साल की सेवा आपने प्रदान की है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर देसाई ने हाल ही में कई प्रतिष्ठित व्याख्यान भी दिए हैं, जिनमें एसडीएम विश्वविद्यालय धारवाड़ कर्नाटका में अभी सेकेंड फाउंडेशन डे ओरेशन पर अपने लेक्चर दी है, और आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में 4th एनुअल खोसला मेमोरियल लेक्चर आपने 2023 में दी है, और आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी आपने उत्तर प्रदेश जहां तीसरी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पर उद्घाटन और समापन व्याख्यान आपने प्रस्तुत किया है, और आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में डिजिटल पुस्तकालय जो सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी आपने अपनी व्याख्यान दी हैं। तो प्रोफेसर देसाई के शोध क्षेत्र में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, जो बाढ़ और सूखा का जो शमन प्रबंधन पर आपने और ग्रीन इफेक्ट पर आपने भारतीय ज्ञान प्रणाली के माध्यम से वृक्षारोपण करके इन समस्याओं को किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, इस पे प्रोफेसर वेंकप्पैया आर देसाई जी ने काफ़ी काम की हैं। अभी हम हमारे तीसरे वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर जयकारा शेट्टी एम, प्रोफेसर जयकारा शेट्टी वर्तमान डीन है और दंत चिकित्सा जो संकाय है डेंटिस्ट जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय ऑफ हेल्थ एंड साइंस बेंगलुरु में आप कार्यरत हैं, और प्रोफेसर जयकारा शेट्टी जी 2006 से राजीव गांधी विश्वविद्यालय ऑफ हेल्थ साइंस से जुड़े हुए हैं, और इनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों का कार्य होता रहा। आप डीन दंत चिकित्सा संकाय अंडर ग्रेजुएट बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अध्यक्ष भी रहे हैं, और राजीव गांधी विश्वविद्यालय ऑफ हेल्थ साइंस में आपका प्रमुख कार्य क्षेत्र है प्रशासन और पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। आप विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों से, चाहे वे देश में हो या विदेश में हो, उनके विचारों और समर्थन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे, और ताकि संगठन की दृष्टिकोण को सशक्त किया जा सकता है। और आपने भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर जो भारत या विदेशों में रह रहे हैं उनके सभी छात्रों से सुनियोजित ढंग से वार्तालाप और इंटरेक्शन के प्रोग्राम आप चलाते रहे हैं। तो आज हम आपके सामने इन सब का परिचय हमने प्रस्तुत की हैं, और जो विषय आपने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर कैंपसेस एज ए सस्टेनेबल एंड वाइब्रेंट, so it's a very important topic, so we are now going to discuss the topics. So now my hand over the charges up to chairman Professor N. Lukendra Singh sir. Thank you very much, Professor Kiran Hazarika. Professor Surekha Dangwal, Honorable Vice Chancellor, Dean University, Professor Venkapaya Desai, Honorable Director IIT Dharwad, Professor Jayakar Shetty, Honorable Vice Chancellor Bangalore University, who are also the panelists of the current technical session on transforming our campuses as sustainable and vibrant. All the Honorable Vice Chancellor of the dais, learned academics, scholars, and ladies and gentlemen. All of us are aware that climate change and its impact
is a global problem, it's a global issue. Last 3-4 decades, there have been a lot of initiatives on tackling this particular issue all across the globe. Now, Honorable Prime Minister of India has been talking about and has been insisting and dreaming for making India a Bikasit India, a developed India by 2047. And it is in this particular context that a number of initiatives has been taken up by the government of India in order to make sustainable development initiatives in the country. And to make India a developed country, education certainly is a very, very critical factor. And University Grants Commission recently, of course, quite about 2-3 some months back, had issued its regulation for starting the internationalization of the campuses. And several steps have been taken up by various universities all across the country to make the campuses vibrant and also sustainable. But in spite of all the initiatives that have been taken up by various higher educational institutions, on a cursory glance and on a cursory visit to the websites of different universities in the country, it is learned and it is quite visible when we visit the website that there are so many things that are to be taken up in order to make the university campuses vibrant and sustainable in a good number of higher educational institutions all across the country, including even many of the central universities and of course some of the state universities and the deemed universities. Now, to make the university campus sustainable environmentally, even after, say, almost 10 years of the Swachh Bharat campaign, the campuses and of course the residencies of many of the university campuses have not been able to come up to the expected and the presentable standard in many of the hostels, in many of the residences of a good number of university, say all across the country. And many of the universities have also been spending quite a lot of their resources in the payment of the electricity tariff as well as the water tariff. And many of the university, say, campuses, particularly after the COVID, say, pandemic, have not been able to come up to the expected level of teaching learning process. The problem which had gravely afflicted all these universities and higher education institutions during the COVID period still are some of the major problems of a good number of our higher educational institutions. And it is in this context that the proposal for having a very interesting and a very serious discussion on transforming our campuses as sustainable and vibrant has come up. And I would like to request all the three speakers to kindly wind up their argument in about 18 minutes time because there are constraints of time. And after that, there will be a question answer session, and then, of course, the final will be the observations and the impressions of the chairperson. First, let me request now Professor Surekha Dangwal, Honorable Vice Chancellor, Doon University, to please give
her presentation. Thank you so much, Professor Loken Singh ji. We have two other speakers in this panel, Professor Venkapaiah ji and Professor Desai. Professor Jaykara Shetty ji. We have from Ardun University the coordinators of this session, Dr. Archana Sharma, Dr. Ujjwal, all the dignitaries of the dais. So this important session about transforming our campuses into vibrant and sustainable, for me it has entirely a different meaning. As in the previous session, Director NAC has given a framework, very systematic things were there, that how institutions would be assessed in future. And when he has presented a data that was very, very alarming, as most of the institutions and colleges are not ready to be assessed and to be accredited. So for this kind of situation, when students are not ready to come in the routine classes and where attendance is a very big issue in most of the campuses, just leave behind some IITs and some IIMs and some institutions having already, they are having a good rank in NIRF or in NAC or in any other assessment and ranking framework. What we have to see that what exactly is the problem. For me and for every one of us, students always are at the center. We all, whatever we talk about, as the framework was presented by Director NAC, that the whole education system is like, now in future, what is input, हमने डाला क्या, what is the process, machine ने उसको बनाया क्या, and what is the outcome product निकल के आया क्या. When the time has come when all these things are very meticulously done, we have to see outcome. Previously in the 80s or 90s or after independence, it was not like this. Education was something of 20 years project. And after 20 years, you see आप किस स्कूल से पढ़े हैं, जैसे इनॉग्रल सेशन में विद्या भारती के स्कूल का जिक्र किया गया. अब इतना समय किसी के पास नहीं है. It's all technology driven things are happening. इस मंडेन से एटमॉस्फेयर में, जहाँ लगभग मशीन्स ने हमको टेक ओवर कर लिया, जहाँ आपके पैशन की और आपके इमोशंस की उसका असेसमेंट बहुत कम होने जा रहा है. नैक को भी लगता है कि क्वालिटेटिव को कम किया जाए, क्वांटिटेटिव को ज़्यादा किया जाए, जहाँ पे हम एक पेपर बन गए. बिकॉज आई एम अ पर्सन ऑफ लिटरेचर, तो मुझे ये बातें ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी और साइंस के स्टूडेंट है शायद उनको ये अच्छा लगता है क्योंकि लॉजिक में चलते हैं. लेकिन फॉर मी इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड माई focus Doon University, how to make it sustainable and vibrant. When we are talking about sustainable, is it only that we are converting our institutions and our campuses into a green campus? We are reducing the carbon footprint. We are segregating our waste. We are talking about how to manage our water crisis or the energy crisis by establishing our solar panels and all these things, what are very essential already there as the matrix or as the criteria in NAC. But for me, when we are developing green spaces, और अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी कहता है कि वी हैव टू डेवलप द अर्बन ग्रीन स्पेसेस, और इसके लिए उन्होंने कैंपस को अपना फोकस बनाया है कि वी हैव टू शो टू द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, आउटसाइड ऑफ दिस कैंपस, कि जो ग्रीन स्पेसेस हैं अर्बन एरिया में, जहाँ हालत बहुत ख़राब है, जहाँ ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट है, जहाँ पब्लिक ट्रैफिक का कोई मैनेजमेंट नहीं है, सारे लोग एक ही घर से 4 गाड़ियाँ लेके सुबह निकल रहे हैं, और क्या होने वाला है उसके लिए भी हमने अभी सोचना शुरू नहीं किया है. हम पूलिंग की बात करते हैं, हम घर में पूलिंग नहीं कर पाते क्योंकि एक निश्चित डायरेक्शंस के बाद मेरा ऑफिस अलग है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस अलग है, मेरे बच्चे का ऑफिस अलग है. तो व्हेन वी आर not able to talk about all these things, we have to develop our campus as sustainable urban green spaces. और एक एग्जाम्पल रखना है उन लोगों के लिए जो शहर में रहते हैं
कि एक कम्युनिटी ऐसी रह सकती है? क्या हम अपने स्टूडेंट्स को उस सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर के लिए एनकरेज कर सकते हैं? क्या हम इतना छोटा कैंपस दून यूनिवर्सिटी का है, हमने मंडे को नो व्हीकल डे किया है, ईच मंडे, द फर्स्ट मंडे ऑफ ईच मंथ, लेकिन क्या ये हम हमेशा के लिए कर सकते हैं? क्या हम बहुत छोटे लगभग 1.5 किलोमीटर के डायमीटर के इस कैंपस में अपने आप को भी ये कह सकते हैं कि हम गाड़ी में ना आए, हम अपनी कार को यूज़ ना करें और इस चीज़ को सस्टेन कर सकें? बहुत छोटी चीज़ें हैं। सस्टेनेबल केवल क्या ग्रीन के मामले में है, क्या उससे इकोनॉमी जुड़ी है, क्या उससे हमारे फिजिकल स्पेसेस जुड़े हैं? बट व्हेन वी टॉक अबाउट वाइब्रेंसी, वाइब्रेंट कैंपसेस, कोविड के बाद और उससे पहले भी हम जिस पीढ़ी को एड्रेस कर रहे हैं, जिस जेनजी को एड्रेस कर रहे हैं, वो अपने स्क्रीन से बाहर नहीं आना चाहती। दे आर इन देयर कंफर्ट जोन। और वो जो आप वर्क फ्रॉम होम और आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ली, बच्चे ने अपना वीडियो बंद कर लिया, और जो 2 साल हमारी प्रैक्टिस हो गई कि वाइब्रेंसी को किल कैसे किया जाए क्लासरूम्स में, वो वाइब्रेंसी को रिजुवनेट करने का एक बहुत बड़ा एक टारगेट था सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन में और सारे टीचर्स के पास। दून यूनिवर्सिटी ने ये तय किया इमीडिएटली आफ्टर कोविड कि अपने यहाँ एक सेंटर फॉर उत्तराखंड लैंग्वेजेस, फोक परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर को खोला जाए। और मुझे याद है जब सबसे पहले हमने कैंपस में आना शुरू किया तो इस डिपार्टमेंट ने पूरी विसिनिटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, जो एक तरीके से ट्रॉमा में चली गई थी, जो बहुत ही ज़्यादा उस स्थिति में थी कि वो एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे थे या मिल नहीं पा रहे थे, उनके लिए अपने फील्ड में एक उत्तराखंड लोक कथा पे आधारित चक्रव्यूह नाटक का मंचन किया, क्योंकि ये स्टेट पांडवों की धरती भी कहा जाता है। तो लोक मान्यता के अनुसार उस चक्रव्यूह का जो मंचन किया और लगभग अपनी ओर से 5000 लोगों को इनविटेशन भेजा कि आप लोग आएँ, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा वाइब्रेंसी में रहें, थोड़ा कल्चर को देखें, थोड़ा सॉन्ग्स को देखें, सुने, और इस जो बदलावा परिवेश है आफ्टर कोविड, उससे अपने को एक्लेमेटाइज करें। इसी को देखते हुए हमने एक ओपन एयर थिएटर की अपनी अर्निंग से स्थापना की कि बच्चे उस स्पेस को यूज़ कर पाएँ, बच्चे उस कल्चरल स्पेसेस जो क्रिएट करने की ज़रूरत थी, उस कल्चरल स्पेस को यूज़ कर पाएँ और बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी माइक के, बिना किसी साउंड सिस्टम के कोई भी बच्चे वहाँ पे डांस करें, अपनी प्रस्तुति दें। अभी हमने एक पब्लिक स्पीकिंग का कार्यक्रम उसमें लगाया था और पूरे देहरादून के जो भी बच्चे कुछ भी बोलना चाह रहे थे, अपनी स्टोरी ऑफ ट्रॉमा, सो कॉल्ड ट्रॉमा, दे आर हैविंग डिप्रेशन, दे आर हैविंग लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, और जो ज़्यादातर प्रॉब्लम उनके संवादहीनता से आ रही है। न कैंपस में संवाद है, और फिर अभी ऑल्टरनेट कैंपसेस भी बनाने हैं, डिजिटल कैंपसेस भी बनाने हैं, कई तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी। आफ्टर 5 years education sector would be the hardest hit area by these technological advancement. ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे लिए चैलेंजेस हैं। ये उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए अपने कैंपसेस को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। 1-to-1 स्टूडेंट के इंगेजमेंट को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। कैन वी हैव द कैंपसेस 24/7 like good campuses in India, like good IITs in India? क्या हमारी लाइब्रेरी पूरा खुलने का इंतज़ाम कर सकते हैं? क्या हमारी लैब्स को लेट नाइट तक खुलने का इंतज़ाम है? क्या हमारे वो स्पेसेस हमने ऐसे क्रिएट किए हैं जहां बच्चों को आप एक स्ट्रक्चर में कि 6 बजे आप हॉस्टल से नहीं निकलेंगे, 7 बजे हॉस्टल के बाहर नहीं आएंगे, क्या हम उन सेफ स्पेसेस को क्रिएट कर सकते हैं कि वो वाइब्रेंसी बनी रहे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आउटबर्स्ट के साथ बच्चों को कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही है। उनको आप कुछ भी करें, जब तक आप उनको बाहर नहीं निकालेंगे। हमारे लिए कैंपस एक रुका हुआ, एक ठहरा हुआ, एक सब्सटेंस को लिया हुआ स्पेस था। आज के बच्चों के लिए वो कैंपस बिल्कुल एक डिफरेंट सा स्पेस है जो उन्हें बहुत जल्दी बोर करता है, क्योंकि OTT में उनको इतनी फिल्में हैं, इतने सीरियल हैं, इतना इन्फॉर्मेशन है कि वो समझ नहीं पाते कि जो उनका प्रोफेसर पढ़ा रहा है उसको पढ़ के कोई आउटकम आने वाला है। सो व्हाट इज नीडेड टू चेंज आवर टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी? उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हम उसको वाइब्रेंट कैसे बना सकते हैं? हम उस बच्चे के इमोशनल क्वोशंट से 1-to-1 कैसे बात कर सकते हैं? हम उसके एम्प्लॉयमेंट में
जो बच्चा पैदा होता है हम उसका सैलरी पैकेज डिसाइड करने लग जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें, क्या कोई फिजिक्स का बच्चा एथिक्स नहीं पढ़ना चाहिए? मल्टी डिसिप्लिनैरिटी को, ये जो डिसिप्लिन वर्ड है ये भी वेस्ट की देन है। डिसिप्लिन इज अ स्ट्रक्चर, we have to be structured within the boundaries of our own discipline, and we need not to talk about others' discipline. But now I am really thankful to UGC chairman that he has changed that, or he is going to change this concept with the public opinion, that we should just not crossing the boundaries of our discipline, but we should ask what is happening in literature, and not only in English literature but Hindi literature, Tamil, Telugu, Kannada, मलयाली लिटरेचर, इवन गढ़वाली लिटरेचर। वो कितना रिच हमारी बोली भाषा है, कितना समृद्ध। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जब हमारी रंग भाषा के लोगों को दूर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मिलते हैं, आप उनकी शादियां अटेंड करके देखिए, कितने प्रकृति के नज़दीक है। आज हमको कार्बन फुटप्रिंट पे जो डेटा, सुबह अर्चना जी ने बहुत ही अच्छी बात की कि एआई जो डेवलप किया जा रहा है वो भी वेस्टर्न जो ब्रेन से वो डेवलप कर रहे हैं। तो आप कहीं खाने का आप ढूंढेंगे होटल तो वो आपको मैकडॉनल्ड का रास्ता बताएगा। इसलिए मेरी समझ से भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ align with the scientific advancement, technological advancement, we should be there, being Indian or being Bharatiya or being the student of any vibrant and sustainable campus, our presence should be there. I always talk to my teachers, the teachers of Doon University, they all are wonderful. They all are young, very young faculties here. And I used to tell them कि कहीं भी कोई किसी भी सब्जेक्ट में ढूंढता है तो दून यूनिवर्सिटी वहाँ पे दिखनी चाहिए। ये आज की रियलिटी है, that we are not here to confine within the walls of our classroom. लेकिन अगर कोई मेरे सब्जेक्ट का कुछ ढूंढता है तो मेरी प्रेजेंस वहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है तो हम लोगों की प्रेजेंस वहाँ पर होनी चाहिए, ताकि वो भारतीयता में अलाइन होके, घुली मिली होके, जो नैक डायरेक्टर ने बड़ी अच्छी बात कही, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बट वी डोंट वांट टू रिपीट मैकॉलेज हिस्ट्री एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। वी वांट टू रिपीट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ भारतीय कल्चर, द रिच कल्चर। जब हमारा पूरे दुनिया में एक राज था, इकोनॉमिकली और रिलीजियसली और फिलोसफिकली और इवन साइकोलॉजिकली, जिसको हम मॉडर्न एक मेंटल वेलबींग के लिए बिहेवियरल साइंस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं वेस्ट की, वो साइकोलॉजी ऑलरेडी मौजूद थी कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। वी हैव टू टर्न इनसाइड नॉट द आउटसाइड। लेकिन हम इतने हवा के झोंके में औपनिवेश काल में बाहर की ओर मुड़ गए कि सारा अट्रैक्शन हमको बाहर दिखाई देने लगा, और फिजिकल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की अपनी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन बहुत जल्दी ओवर हो जाती है, बहुत जल्दी सैचुरेटेड हो जाती है, और इसलिए अंदर की ओर मुड़ने के लिए पूरा वर्ल्ड लालायित है। और मेरे लिए टू कंक्लूड the lines for this vibrant and sustainable campuses, apart from what NAC will decide and give us some guidelines to make our campuses sustain, we have to work beyond this. And for me, it is that the whole world is looking at us for the solution. The whole world is looking at us for the philosophical solution of the modern problems. And what is that philosophical solution? How we can inbuild and create the critical thinking in the minds of our students. Whether we invite them for the discussion on any topic, whether we are just engaging them in the debate, and why we are telling extracurricular activities. It is inside the inherent, it should be inherent in the curricular framework that we have to talk about the philosophy, the richness of our culture, so that we can give solution to the rest of the world. And we can say that what does it mean when we say Vasudhaiva Kutumbakam? We have to say what does it mean when we say Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya. All the things are already there. What is needed to make our campuses sustainable, to make our campuses vibrant, to make our campuses absolutely student-centric. जैसे गणतंत्र का मतलब है कि गण आगे है और सारा तंत्र पीछे है,
ये ना हो हम सब इस शिखर सम्मेलन में केवल तंत्र की बात करते रहें कि स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए, कि यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के स्पेसेस इतने एकड़ में बनने चाहिए, और हम उस तंत्र को, उस गण को भूल जाएं, उस स्टूडेंट को भूल जाएं जिसके लिए ये सारा ताम झाम ये सब बनाया जा रहा है। क्योंकि ताम झाम बनाते बनाते हम अपने को उस सेंटर से डिफोकस ना करें। यही मुझे लगता है कि व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय दिस वाइब्रेंट कैंपसेस, इसमें पूरे ये एक कम्युनिटी है जो दिन रात काम करती है, जिसके लिए रात और दिन एक होना चाहिए, जिसके लिए जो भी स्टूडेंट आपके पास आए तो आप ये ना बोले कि मैं कल क्लास में डिस्कस करूंगा। आप उस स्पेस में खड़े होकर उस बच्चे से इंगेज करिए, उसके साथ बातचीत करिए, उसके साथ डिस्कशन करिए, तो कैंपसेस को वाइब्रेंट होने से और सस्टेनेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। So thank you very much, Professor Dangwal. We will come back to Professor Dangwal after the three presentations are over. Next, may I request Professor Venkapaya Desai, Director, IIT Dharwad. धन्यवाद चेयरमैन प्रोफेसर लोकेंद्र सिंह, मंच के ऊपर उपस्थित वीसी मैडम सुरेखा डंगवाल मैडम और बेंगलुरु विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयकर शेट्टी और मंच के नीचे उपस्थित विद्वद्गण। ये जो विषय है ट्रांसफॉर्मिंग आवर कैंपसेस एज सस्टेनेबल एंड वाइब्रेंट, ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म, इसका अगर आप भारतीय भाषा में ये किया तो आकार में सुधार लेना, फॉर्म ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म। तो आकार में सुधार लाना है तो इस आकार का कुछ स्वरूप है। पहला है मानव संसाधन और ह्यूमन रिसोर्सेस, दूसरा है पदार्थ या सामग्री या द्रव्य संसाधन और मटेरियल रिसोर्सेस, तीसरा है अन्य संसाधन या अदर रिसोर्सेस। इनको हम उसमें रिफॉर्म या ट्रांसफॉर्म, सुधार लेके आना है। अब जो है उससे अच्छे उत्कृष्ट स्थिति में लेके आना है, ये है। और जब मानव संसाधन की बात करते हैं हम, उसमें तीन जो मेरे इसमें आता है, शिष्य या शिष्या, गुरु, एवं तीसरा जो है पालक या अभिमानी, स्टेक होल्डर ऐसे बोल सकते, शिष्य या शिष्या, प्यूपिल ऐसे बोल सकते हैं, गुरु या टीचर, पालक या अभिमानी, स्टेक होल्डर। तो शिष्य का एक लक्ष्य क्या होना चाहिए? नर से नारायण बनना। इवन वानर से, मैंने किसी ने देखा, अगर श्री रामचंद्र ने वानर के स्थान पर नर के ऊपर विश्वास किया तो प्रायशः उसने यशस्वी नहीं हो जाता। वानर जो मंकीज, उनमें हमसे भी, सामान्य नर से भी अधिक मौलिक एक इथिकल वैल्यूज हो सकता है। इसलिए से नर से वानर या नारायण ऐसे भी बोल सकते, दैट इज वन थिंग। गुरु, जब हम गुरु की बात करते हैं 10 तरह के कर सकते हैं। अध्यापक, आचार्य, अध्यापक जो अध्ययन करके जो अध्यापक करने वाला अध्यापक, आचार्य जो आचरण करके जो दूसरों को पढ़ाने वाला, फर्स्ट प्रैक्टिस एंड देन प्रीच, आचार्य, ये आचार्य। तीसरा जो है उपाध्याय, अध्याय के ऊपर एक उपाध्याय
एक कमेंट्री करके लिख के उसको सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। चौथा है गुरु, गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश, अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाला या जाने वाली। पांचवा है दृष्टा, विजनरी। छठा है पंडित, पंडित का है एक लक्षण है मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, अर्थात रेस्पेक्टिंग एनी लेडी based on her age, properly respecting any lady, whether they are in higher generation or contemporaries or younger generations. Then paradravyeshu loštava, that means जो है दूसरों का द्रव्य जो पत्थर के समान है, आत्मवत सर्वभूतेषु, that means सबके साथ समान व्यवहार, neither nepotism nor racial hatred, यह पश्यति स पंडितः, पंडित। पाठक, पाठ जो है पाठ करने वाला पाठक, जो लेक्चरर जो बोलते हैं। प्रेरक, जो इंस्पायरर, जो टीचर के पांच जो है, वर्स टीचर कंप्लेन्स, ए बैड टीचर टेल्स, एन एवरेज टीचर एक्सप्लेन्स, ए गुड टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स एंड ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। उसके बाद ये भी कहा गया है जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन, 99% परस्पिरेशन, तो ये प्रेरक। उसके बाद शिक्षक है जो टीचर, देन उसके बाद ज्ञानी, जो नॉलेजेबल पर्सन, ये जो है। और पालक और अभिमानी में मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। कैलटेक, लॉस एंजलिस के, अमेरिका देश के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस के पास एक कैलटेक, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। वहाँ हाईएस्ट फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 1:3, 35 वर्ष पहले भी वही था, अब भी वही है। तो वहाँ उसके एक चेयर प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी, उन्होंने कहा कि वहाँ even those who are no way connected with Caltech, they are also inspired to donate to Caltech. Donate है तो तनु मन धन, either तनु that is physical, mana that is mental, or dhana that is monetary, ऐसे। तो ऐसे even recently एक IIT बॉम्बे के एक विद्यार्थी ने anonymous donation दिया 160 crores to transform IIT बॉम्बे into sustainable this one. नंदन नीलेकणी जी पहले 180 करोड़ दिए थे, बाद में 320 करोड़ देके एक अकेले अलमनस 500 करोड़ दिया है। दिस आर स्टेक होल्डर्स में ये होना। देन कमिंग टू मटीरियल रिसोर्सेस में आत्मनिर्भरता, लैब टू लैंड, केवल हमारे पास ये नहीं है वो दैट इज वो इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए सीवी रामन ने एक बात कहा है, जो भारत रत्न का नोबेल लॉरेट सर सीवी रामन, इफ वी इंपोर्ट एनीथिंग वी विल पे फॉर आवर इग्नोरेंस, ये बात का है। जब नोबेल प्राइज मिला उन्होंने, ही वाज नॉट इवन ए प्रोफेसर, नॉट इवन ए साइंटिस्ट, ही वाज जस्ट ए वन ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर इन कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी में, दैट इज दिस वन। देन आर्किटेक्चर में बहुत सारे जो है, दैट इज पूर्वी भारत में कोणार्क के सूर्य देवालय, दक्षिण भारत में तंजावुर, which has not experienced a single earthquake, with just 4 feet deep shallow foundation, and the cornerstone 90-ton this one, it was taken with a ramp of 8 kilometer long and then height equal to the Gopuram, and then using this elephant this one, that they did. पश्चिमी भारत में, and even the musical pillars we all know, Hampi Karnataka में, then Madurai Meenakshi temple, then Nellayappar again in Tamil Nadu, and few more in Kerala and all. पश्चिमी भारत में these येलोरा कैलाश देवालय 150 years, 4 जनरेशन ने 150 years में ये किया, and it's उसका अभी तक it is the highest one, there is its debris is not to be found. मेरे एक सहोद्योगी प्रोफेसर उन्होंने एक कहा, possibly the sculpture in demolition waste was used as a construction material in the neighboring Devgiri fort, which unfortunately we know it as a Daulatabad fort. मैंने actually out of curiosity मैंने इसमें देखा, Ellora caves and Daulatabad fort, distance Google Maps में it shows 13 kilometers. Even if you take from the farthest point to farthest point, 3 times I thought 39, 13 into 3 is 39, almost on an alternate daily basis or a bi-weekly basis. यहाँ के structure and demolition waste, sculpture and demolition waste was used as a construction material for Daulatabad. Actually it is Devgiri fort, वहाँ actually, that is this one. And then इसमें रत्नेश्वर महादेव मंदिर, हम लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बात करते हैं, वाराणसी के
इसमें मणिकर्णिका घाट में रत्नेश्वर महादेव मंदिर, उसका टिल्ट इज ऑलमोस्ट मोर देन ट्वाइस ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा, एंड एक भी क्रैक नहीं है. दीज आर आवर वन, इसको हम रिप्लिकेट करना है. These are, there are many, like हमारे IIT में एक्चुअली वृक्ष नक्षत्र ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? नारद पुराण में 27 नक्षत्र को 27 वृक्ष के साथ जोड़ दिया है. दिस इज द वॉलंटरी एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एफॉरेस्टेशन. हमारे बहुत सारे समस्या क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारे क्या है, उसके लिए एक ही उपाय है एफॉरेस्टेशन. उसको वॉलंटरी कर सकते हैं. एक व्यक्ति जो भूमि पर चल रहा है और इवन इन एलिवेटेड और डिप्रेस्ड फ्लोर इज लिंक्ड टू a plant which is either rooted on earth or it is planted in a pot either above or below earth. दोनों का संबंध एक नक्षत्र के साथ. नक्षत्र is either single star or this one that is neighboring adjoining stars. मूला नक्षत्र में 9 ये जो है stars है adjoining stars, each that is 13 degree 20 minute, 360 divided by 27 जो that sector में, that is this one. हम IIT धारवाड़ में 3 वृक्ष नक्षत्र का क्या है कर रहे हैं एक्चुअली. These are this one. And then ऐसे other resources में, like say for example, ये जो है उदाहरण के लिए इसमें सिंगापुर में न्यू वाटर ऐसे कॉन्सेप्ट है. Even every domestic water is cleaned using membrane technique to the drinking water quality standards. 40 वर्ष पहले सिंगापुर में ये शुरू किया. न्यू वाटर बोलते हैं, NEW कैपिटल लेटर्स, ATER स्मॉल लेटर्स. उन्होंने शुरू किया विथ 2.5%, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप क्या गटर के पानी पिला रहे हैं कि हमको. इसलिए सिंगापुर के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऐसे फंक्शन में ये दिस इज न्यू वाटर, मुझे इस पर विश्वास है, भरोसा है, मैं इसको पी रहा हूँ ऐसे. एंड नाउ दे आर यूजिंग 40% ऑफ देयर वाटर कम्स फ्रॉम न्यू वाटर. दैट इज देयर आर 5 ओशन, रेन वाटर, रिवर वाटर, ground water, desalinated water, and the fifth and the most important new water. From 2.5% they have reached 40% in Singapore. Traffic का भी actually Singapore में nobody can buy a new vehicle just like that. He or she has to give a plan. क्यों चाहिए? क्योंकि because the किसी भी इसमें unless we make our public transport, public schools, public hospitals, we make them reliable, the best quality, then automatically ये सब हो जाता है. Like इस वन एक कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो जाने से पहले श्रीपाद पारे, वो तमिल का मूल उसका पत्थर जो विवेकानंद शिला स्मारक का नाम है, वहाँ 27 घंटे उन्होंने ध्यान किया. 72 hours, 3 days. 72 hours means is equivalent to 9 working days. 9 working days means for 2 days no day break, for 3 days no lunch break, no tea break. उसके बाद उनका ये क्या हुआ, निष्कर्ष जो है, हमारे देश सूर्य मंदिर से रुद्र स्मशान कैसे बना. हिल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मे बी 1700 AD onwards because of the selfishness of elite like me and you and the foolishness of commoners. पंडितों का स्वार्थ बुद्धि, पामरों का मूर्खता, nothing more, nothing less. एक ये जो है एक इवन दैट्स कैलटेक के चेयर प्रोफेसर, उन्होंने 18 वर्ष पहले इसमें दैट वीक मैगजीन में उनके बारे में कवर पेज आर्टिकल आया था. उन्होंने वो और उनकी जापानीज पत्नी दोनों अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से PhD है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली इज ऑलवेज एट द टॉप अमंग द स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज इन US. उन्होंने उनके अनुभव के आधार पर बोला 1 Indian is equivalent to 10 Japanese, but 10 Indians equal 1 Japanese. 10 Indians are equivalent to 100 Japanese. लेकिन हमारे जो है ना एक व्यक्ति में शरीर मन बुद्धि, एक उदाहरण देता हूँ, आफ्टर अ लॉट ऑफ मे बी 4-5 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, हमारा मन ये जो है एक ब्रॉड बेस्ड होता है, हमारा इंटेलेक्ट ब्रॉड बेस्ड होता है, बट आवर बॉडी डज नॉट गिव दिस वन बिकॉज आवर बॉडी हैज़ बिकम वीक. इसीलिए हम हमारे बॉडी को जैसे सप्त चिरंजीवी जो लगभग 600 वर्ष के आसपास जीवित रहे, ऐसे मन बुद्धि जब विकास होता है शरीर भी उसके साथ देना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए. हमारे उसके हर समस्या का समाधान है भारतीय ज्ञान परंपरा में. तो इसलिए अगर हम किया तो निश्चित रूप से ये कर सकते हैं. ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है. ऐसे करके मेरा वाणी को विराम देता हूँ. ऐसे जो है ना जो IIT धारवाड़ के बगल में टाटा मोटर्स, they have Tata Motors, they being a manufacturing plant, they have achieved this net zero in water, net zero in energy, net zero in waste
in just a matter of 10 to 11 years. हम क्यों नहीं कर सकते? Any education institute at the most we can manufacture semi prototypes, nothing more than that. तो निश्चित रूप से कर सकते हैं हम सब एक साथ है करके ये जो है कि बाकी देश में जो है लाइक इजराइल में बीइंग ए डेजर्ट हाउ दे कुड ग्रो फ्रूट्स एंड देन एक्सपोर्ट देम. इसमें नॉर्वे में जैसे इवन इन द कोल्डेस्ट क्लाइमेट बच्चों को ये सिखाते हैं दैट इज हाउ टू ग्रो प्लांट्स इवन इन दैट एडवर्स सिचुएशन. और जापान में इवन किसी भी जापान के जो विद्यालय में फ्रॉम केजी टू पीजी वहाँ जैनिटर नहीं होते हैं. यदि ये जो स्वच्छता का दायित्व हर एक विद्यार्थी का इंक्लूडिंग केजी से लेकर पीजी तक, ये सब अच्छे जैसे ऋग्वेद में बोला है आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. ऐसे करके मेरा वाणी को विराम देता हूँ. हम सब एक्चुअली अच्छे चीज़ जो भी है विश्व के कहीं भी कोने में है तो उसको हम रिप्लिकेट करेंगे. ऐसे मैं हर एक को व्यक्तिगत रूप से आग्रह करते हुए मेरा धन्यवाद देता हूँ और आयोजकों को मेरा धन्यवाद. और मैं हम सब इसमें निश्चित रूप से हम यशस्वी हो जाएंगे, हम होंगे कामयाब. ऐसे ये जो है ना हिंदी गीत ऐसे करके हम करेंगे. ऐसे धन्यवाद. ठीक. Oh, thank you very much, Professor. We'll again come back to you after the presentation is over. Now let me request Professor, the Honorable Vice Chancellor of Bangalore University, Professor Jayakar Setty. Very good evening. Professor Loknath Singh Ji, Vice Chancellor Manipur University, Professor Surekha Dangwal, Vice Chancellor Doon University, Professor Venkapaya Desai, Director IIT Dharwad, Sri Raghunandan Ji, Professor Ganesh Kannabiran, Director NAC, and this is the third National Summit of Institutional Leaders. And since from morning we have been hearing in various topics sustainability, and sustainability, the way we talk about student-centric, learner-centric, the same way we have to incorporate sustainability also. I'd been few months back, I traveled to UK, I attended few conferences there, and most of the universities, they have a separate department about sustainability, and they are focusing a lot on sustainability, and even a lot of research activities also is happening. And esteemed leaders of the higher education and the industry, and it is an honor and privilege to stand before you, a distinguished gathering of visionaries and change makers, to discuss a topic of immense significance, creating sustainable and vibrant campuses. As a steward of higher education, we bear the moral and ethical responsibility not only to impart knowledge, but to instill value that will shape a sustainable future. Today, I stand before you not just as the Vice Chancellor of Bangalore University, but as a humble custodian of 1,200 sanctuary of learning, the biodiversity and innovation. Our campus is a living testament to the ancient Indian ethos of Prithvi Suktaha from Atharva Veda, which venerates earth as a mother and urges humanity to live in harmony with her. Let us channel this wisdom to reimagine campuses as a hub of sustainability and vibrancy. The climate crisis is no longer a distant threat. It is here. Universities are the nurseries of future leaders. By embedding sustainability into education, we mold students into stewards who value dharma towards the planet.
As the Bhagavad Gita states, whatever action a great man performs, a common man follow. When students adopt sustainable habits, they inspire communities. Sustainability fosters a sense of responsibility, empathy, critical thinking, and ethical decision making and accountability. The managing waste or a conserving water teaches resourcefulness, planting trees nurtures patience, collaborating on green projects builds teamwork. It enables students to understand the delicate balance between economic growth, social equity, and environmental stewardship. Sustainability in higher education promotes interdisciplinary learning and problem-solving skills. It nurtures future leaders who will address climate change, resources depletion, and social inequalities. More importantly, it helps students develop a profound connection with nature and humanity. A sustainable campus thrives on several fundamental principles: the energy conservation, the water management, waste management, green spaces, sustainable transport, banning single use of plastics, and promoting eco-friendly alternatives through awareness campaign. The QS World University Ranking now evaluate institutions based on sustainability, considering the factors such as environmental impact, carbon footprint reduction, sustainable research and innovation, governance, stakeholders engagement, social inclusivity, and alignment with the UN Sustainable Development Goals. This parameter push universities worldwide to take a proactive role in environmental conservation. In this line, NIRF also has included the sustainable ranking from this year, which is a joint effort with respect to prepare Indian higher education institution to gear up for sustainable practices. Establishing a sustainable campuses requires strategic planning and execution. We must integrate sustainability topics across the discipline, partner with the industries for eco-friendly projects, encourage research in renewable energy and waste management, and involve students in rural sustainability initiatives. The policies must be formulated and enforced to ensure long-term sustainability. However, the roads to sustainable campus is not without challenges. The financial constraint, resistance to behavioral change, lack of constraint policy and enforcement, and gap in the technological infrastructure remains significant hurdles. Yet, with innovation, collaboration, and commitment, these barriers can overcome. As you all know, the Bangalore University stands as a shining example of sustainability. The Bangalore University has 1,200 acres of campus, which includes 800 acres of biodiversity, rich land, and a robust carbon sinking capacity. With 7 check dams and rainwater harvesting systems, our campus efficiently conserves water. Rooftop solar panels have reduced grid dependence by 20%, while LED lighting system ensure energy efficiency. We have implemented structured waste collection, and surplus food from the hostels is distributed to the local communities. Over 3 lakh trees flourish on our campus, and students' NGO partnership plant over 10,000 samplings annually. Rare species are nurtured and strict measures are in place to prevent forest fires. A strict ban on single-use plastics, sustainable procurement policies, and the promotion of electric vehicles and cycling further our commitment to sustainability. Our campus is home to more than 3,000 students, reducing the need for external transportation, and environmental ethics courses
ensures that sustainability becomes an intrinsic part of their learning experience. And we are planning to introduce biogas plant using a organic waste from the campus, and we want to establish campus recycling unit for plastic, paper, and e-waste. And there's so many the initiatives we have been taken for the sustainable development. The National Education Policy by 2020 mandates green campuses, climate literacy, reinforce the need for sustainable practices in higher education. The University Grants Commission also advocates for a green audits and campus sustainability policies. And moving forward, our plan of action must include developing institutional policies for long-term sustainability, increasing research funding for renewable energy and waste management, enhancing industry partnerships, actively involving students in green initiatives, adopting a green code in mission statement, leveraging artificial intelligence and Internet of Things for smart sustainability solutions, and offering grants to support students-led green startups. The solution must be innovative and collaborative. Public-private partnerships can help to fund solar and waste management projects. Green grants can be mobilized through alumni and CSR contribution. And students' ambassador programs can foster peer-led awareness campaigns. A truly vibrant campus is one that is dynamic, inclusive, and engaging. It fosters a strong sense of community, encourages active participation in cultural and environmental initiatives, providing state-of-art sustainable infrastructure, prioritizes mental and physical well-being of its students and faculty. The Taittiriya Upanishad proclaims, "May knowledge flow like a river and uniting all." A vibrant campus is a river of ideas where sustainability is not merely a concept but a way of life. In the words of Mahatma Gandhi, earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Let us transform our campuses into a thriving centers where sustainability and vibrancy should coexist. The journey of Bangalore University is a humble yajna, a step towards the healing our planet. As a leaders, let us pledge to act, inspire, and endure. The Vedas reminds us, Om Sarvo Bhavantu Sukhinaha. Let our campus radiate this happiness through sustainability. Together, we can lead the way for future generation to inherit a world that thrives in harmony with nature. Thank you, one and all. Dhanyavad. Thank you very much, Professor Sethi. Now, the three presentations are open for interaction from the learned members of the audience. We will have interaction for about 10-12 minutes, and after that there will be the final and a winding of argument from the chairman. Any question from the audience? Kindly address to the Honorable Vice Chancellor and directors. No question. Yes, there is one question. Please identify yourself and please introduce yourself.
तो आपके प्रश्न बहुत प्रस्तुत है, रेलेवेंट है. See, but thing is, like maybe here I would like to quote the French leader Napoleon. He called England as a land of shopkeepers. Post 1945, the fulcrum has more shifted from this side of Atlantic to the other side of Atlantic. But on one hand, like say for example, if we our thinking as well as action is holistic, क्योंकि पहले हम भी देखे हैं, इवन पोलियो वैक्सीन और एनी अदर वैक्सीन हमारे देश को आने के लिए इट टुक ऑलमोस्ट 15 और 20 ईयर्स मोर. लेकिन हमने एक्चुअली स्वयं हमारे देश के 3 कंपनियों ने कोविड वैक्सीन तैयार किया और नियरली 100 देशों को फ्री में दे दिया. ब्राज़ील के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने उद्गार किया, उन्होंने ही गॉट रिमाइंडेड ऑफ हनुमान. जैसे हनुमान आके पूरा ये जो इसको क्या है संजीवनी, ऐसे संजीवनी मंत्र से लक्ष्मण को पुनर्जन्म दिया, ऐसे एक्चुअली उसको इवन ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक वही बोलता है, सस्टेनेबल कंजम्पशन तेन त्यक्तेन भुंजीथाः माग्रथः कस्य स्विद्धनम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत. जब भी हम एक्चुअली हम और एक श्लोक है, त्यजेद्येकम कुलस्यार्थे, एक कुल के हित के लिए वी नीड टू फॉरगो द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, एक ग्राम के हित के लिए वी नीड टू फॉरगो द इंटरेस्ट ऑफ ए फैमिली. ग्रामम जनपदस्यार्थे, एक जिले के हित के लिए वी नीड टू फॉरगो द इंटरेस्ट ऑफ ए विलेज. एंड आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, ऐसे ये है. ऐसे इसलिए इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन थोड़ा हम एक्चुअली ये सब जगह इसी का डिंडोरा पीटते जो हैं, जो वेस्टर्न इसका डिंडोरा पीटने के हमको भी थोड़ा ये आता है एक्चुअली. कभी कभी हम भी जो भयभीत हो जाते हैं, हमको भी कन्फ्यूजन ये आता है. उसमें कोई नहीं है. निश्चित रूप से हम आचरण करके आचार्य बनना, आचार्य या आचार्य बनना है. फर्स्ट प्रैक्टिस एंड देन प्रीच. निश्चित रूप से ये संभव है. One more question, please. Actually, there are 17 sustainable development goal of United Nations, and it has been also said by the University Grant Commission of India that these sustainable goal need to be also placed in the university campuses. Now the challenge to the education is, if a student is doing a 4 years degree program in a university system, and he or she has to complete 165 credit or so to get the degree, to how to inculcate the idea of sustainability into the education through the process. This is the real challenge to the country. And if we go through in detail about the 17 sustainable development goal of the United Nations, it varies various range, right from the reduction of the poverty till the energy efficiency and so many other aspects. And if these goals are properly addressed, then there will not be problem on this planet at all. So I as a professor decided, I am teaching as a vice chancellor, also teaching some courses to the PhD student like research publication ethics and all, and supervising some PhD thesis also. So I decided that each student registered for the PhD program, when they are selecting their broad area of the research, at least they should address one sustainable development goal through their research. This is the way we can integrate, and we can also fulfill the need and requirement of the credit and knowledge system. And same challenge is for Indian knowledge system, same challenge is for AI technology. Within the given framework, how we need to integrate these activities is the challenge for the university campuses, and these things can be addressed only and only by the practical interventions, not by preaching. Thank you so much. Please introduce yourselves for our record purpose. I am Professor Ramkaran Singh, Vice Chancellor of the ICFA University, Dehradun. I am Dr. Sanjeev Kumar Singh, Dean at Galgotias University, Greater Noida. So, to cater his views, we have got also
destroy India's education system. So it was a policy. So my question is that making credit adjustments, making new classrooms or daily new guidelines or online teaching or so much of a research paper, are these are policy initiatives or not? And are they contributing to our Indian indigenous education system, and which was the fulcrum of Vishwaguru Bharat, and the fulcrum of that indigenous education system was were only two people, Guru and Shishya, only two people. So are we taking this into consideration? And second thing, just like the West grew in the Renaissance era, जब पुनर्जागरण का जब काल चला उस समय उन्होंने अपना रोमन सिविलाइजेशन से उन्होंने अपना ग्रहण किया, इंस्पिरेशन, दे टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट. So when we are talking about Hindu revival or Indian knowledge system revival or indigenous revival, what we should do or what rather we are doing for the revival of that scholarship, which is required for the revival of our civilization and our education system. Thank you, sir. बहुत कम भाषा है जिसमें एक वचन और सिंगुलर, बहुवचन या प्लूरल, उसके साथ साथ द्विवचन, वो संस्कृत में विशेषता है. ऑल मैन और ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, सो ऑल एक्शंस आर एटलीस्ट बायलैटरल. आप बात किया, मैंने सुना, मैं बात किया, आप सुनते हैं. ऐसे बहुत सारे जो है ना कि पति पत्नी, माँ बेटी, माँ बेटा, बाप बेटा, जब बाप बेटी, गुरु शिष्य, ऐसे ये होता है. इसीलिए इसको ये करने के लिए तो हमारे यहाँ इसको प्रभावी करने के लिए दैट इज बायलैटरल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन. उसको हम ये करने का अभी जो है ना, मैंने आपको क्या किया है, आप मुझे क्या किया है, दैट स्टैंड्स आउट. तो निश्चित रूप से हम हमारे इसमें दैट इज़ हमारे शिक्षा पद्धति में द बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक से मैं और एक उसके साथ साथ मैं करूँ तो श्रेष्ठ व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहिए. कुछ देश इसको इम्प्लीमेंट किया, उदाहरण के लिए फिनलैंड, साउथ कोरिया, वहाँ टीचर्स आर द बेस्ट पेड, मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब है. तो हमारे यहाँ भी एक ये जो होता था तो पहले, और बहुत सारे बीच में एक्चुअली अभी मैकॉले का भी, हम तो 2022 में 2025 में है, इट इज़ ऑलरेडी 190 ईयर ओल्ड. तो कुछ तो अच्छे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ इवन यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार जी ने राइटली बोला, इट इज़ नॉट जस्ट सिंपली गेटिंग मार्क्स. वॉट एवर हाउ वी हैव कम्युनिकेटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर नेबरहुड as an individual or as a community, and ये सब चीज़ को हम करने से निश्चित रूप से हम कर पाएंगे. इसीलिए इसके लिए we need to set examples of leadership. A leader जो है ना, if he or she takes 100 steps forward, then the followers will muster up courage to take one step forward each. अगर एक लीडर ने, एक नायक या नेता या जो नायक या नायिका एक स्टेप बैकवर्ड लिया, तो बाकी हर एक जो पीछे वाले जो है, each one of them they may get so scared that each one of them may take 100 step backwards. Imagine the adverse effect of a huge population of followers, each one of them taking hundreds of steps backward. So वही हुआ है. इसको हम जो है आचार्य जो है उसको प्रैक्टिस करके प्रीच करना है कि बाकी लोगों को वी नीड टू सेट एग्जाम्पल्स सो दैट दे विल ऑल्सो थिंक ऑफ बीइंग लाइक अस वन. तो वही मेरा है. So thank you very much. Now please Excuse me. allow the chairman to Yeah. give his observation. Small question. Okay. I'm Professor Gilani from Central West of Kashmir. We are talking of vibrancy and at the same time we are talking of sustainability. These two are of course sometimes they go hand in hand and sometimes we see they are, when we need vibrancy we need some more active measures, and when we need sustainability we need to suspend some things because we have to reduce the carbon emission and all that. See, we are in an era of e-offices
So thank you very much for your observation. Good evening. My name is Pratik. I represent a small non-profit here. We gentlemen here talked about trees. So my small suggestion is when you plant trees in any campus, as it is the institutional campuses are little sterile in nature. So my recommendation and suggestion, a humble suggestion is कि you plant trees, the species that support pollinators. Thank you. हेलो हेलो मेरा कोई क्वेश्चन आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन लेकिन अभी इन्होंने एक सवाल उठा कि देयर इज ए कंट्राडिक्शन बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड वाइब्रेंसी व्हेन वी टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन्स ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट व्हिच इज इकोलॉजिकली साउंड इकोनॉमिकली वायबल एंड socially justified. Okay, we have to develop our campuses in such a way that should be economically viable. How to make a campus system economically viable? How to make a campus ecologically sound? And how to make a campus socially justified? So, in order to achieve this goal, I think for sustainable development goals, there is need to adopt a sustainable lifestyle, which has been already said by the chairman, IIT Dharwad. So there is need to develop a sustainable lifestyle among the students. So thanks. Thank you so much, sir, please. So thank you very much. Thank you. We have had enough of interaction. Now the time constraint is there, and I have been advised by my all the learned panelists and others to just wind up this particular session along with my observation of the chairman. So please allow me to give my observation. So thank you very much. I would like to congratulate all the three honorable vice chancellors who are also the panelists for their extremely convincing and a beautiful presentation. Professor Surekha Dangwal, in a very beautiful way, she had argued with a philosophical turn the way in which during the post-COVID period, the students and including the faculties also, who had been absolutely trained in the digital and the technology, advanced technological framework, they had not been able to come out in the way that they used to come out before the COVID days. After the COVID, students remain confined in their own world. They developed a habit of getting themselves absolutely engrossed with their smartphone, and they seem to have developed a kind of a lifestyle which was very much alien to the earlier system of vibrancy in the campus which Doon University and many other universities all across the country were having. It's a very beautifully argued kind of a way of thinking, and this, I think, is also partially true in many of the universities. Professor Ben Kapaya also has pointed out the way of how the ancient Indian scientists and architects were instrumental in constructing
many of the beautiful temples in many parts of the country, and all these remnants are evidence of the height of their scientific knowledge at that time, and he is of the view that the contemporary scientists, contemporary academics and scholars should be able to harness, should be able to use all this ancient Indian knowledge system in order to bring about solution to many of the issues that we are confronting at the moment. He was also referring to the cases of how during the modern period, during the modern days, many of the alumni had contributed for the advancement and for the overall, say, development of many of the institutes and, say, universities across the country. Professor Sethi, Honorable Vice Chancellor of the Bangalore University, was in a very interesting way was trying to point out the necessity of incorporating sustainability in the curriculum of the university, undergraduate, postgraduate, even including the research activities. Professor Sethi seems to argue that this is the way in which the consciousness of sustainability should be ingrained in the mind, in the thinking, and in the ideas of the students all across the globe. This, I think, is also a very, very pertinent kind of an argument. Now, one of the very important observation given by our Honorable Vice Chancellor, Professor Professor Ken Singh is that we have to think about sustainability in the sense of economic sustainability, social justice, and also partly the material sustainability. We have to think about sustainability in our way of life. So these are some of the important arguments which have been put forward by our learned panelists and many of our members in the audience. And on the whole, the discussion on this particular theme is, I think, we have broadly come to some of the major findings, and these findings, I think, is very, very acceptable for recommendations to the authority. These are some of the actionable recommendations that we can take up in this discussion, and that this should be submitted to the authority for consideration in their future policy formulation programs. And with these few words, I want to thank all of you once again. Thank you. Thank you very much, Professor and Lokendra Singh ji, chairperson of this interactive session. It's a very fruitful session has been conducted by our honorable esteemed experts, and especially Professor Venkapaya E.R. Desai, Director IIT Dharwad. He already expressed on the basis of the Indian knowledge system how an institution can be transformed to a vibrant and sustainable campus. So I thanks Professor Venkapaya Desai sir for his valuable speech and interaction. Professor Jaikar Shetty, Vice Chancellor Bangalore University, he also emphasized on how a campus we can develop a green and environmental friendly or eco-friendly based sustainable campus in our higher education institutions. So his message and his
thought-provoking lecture and speech. All of we benefited. To thanks Professor Jaikar Shetty sir, and another important person, Professor Surekha Dangwal, Vice Chancellor of Doon University. Already we have seen how a campus can be transformed to a vibrant and sustainable campus, because she is based from the, although she is from language background, though she develops, but we need the vision. So her vision already flourished the campus we have seen in this last, where we seen in these days. So another, the chairperson, so I'm especially thanks for Surekha Dangwal madam. कि आपने हमें ये जगह भी दी है, आपका पूरा सहयोग भी हुआ है, तो हम विद्यावारिधि उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से भी आपको साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और हमारे चेयरपर्सन प्रोफेसर एन लोकेंद्र सिंह सर ने आज इस सेशन को चेयर किया है, और आपने बहुत ही बखूबी से पॉइंट टू पॉइंट आपने ऑब्जर्वेशन किया है, आपने आप सबके साथ शेयर की है, तो हम आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही साथ जो भी अभ्यागत एक्सपर्ट्स विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, हम सबको विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपको दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अभी डॉक्टर अर्चना शर्मा जी शेयर करेंगे, आप लोग कृपया 2 मिनट बैठें। Good evening everyone. There are important announcement for the next session, that is idea session, which will start from 6:30 to 7:30 p.m. and we have these sessions in the management block, and first group 1 is campus community synergy building collaborative future. Its venue is conference hall, School of Management block. Group 2, igniting innovation, experimentation for transformative impact. Its venue is room number 113, this Nityanand block, this building itself. Group 3, celebrating diversity, harnessing inclusion for holistic growth. Its venue is room number 114, again Nityanand block. Group 4, celebrating diversity, it's again harnessing for inclusion for holistic growth. I think there is some misprinting over here. Its venue is room number 305, 3rd floor, Nityanand block. Group 5, it's open best practices. It's room number Z05, management block. Group 6, open best practices. G06, again management block. So session 3 parallel sessions will be in the management block, and 3 will be here in room number 113, 114 and room number 305 in this Nityanand block. We will resume again in this auditorium at 7:30 for the cultural program, and dinner will be at 8:30. Tomorrow again we will assemble at 10 a.m. in this main building. Again, there is one more announcement that those who want the certificate, they have a form inside their kit bags. So please fill those forms and submit to the registration desk so that you can receive your certificates. So we will resume the sessions at 6:30, and all are invited for the tea break. Thank you. Thank you. थैंक यू। जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से हमारे आईडीपी और गैप एनालिसिस लेके आए हैं, वो एक प्रति हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर के पास जमा कर देंगे, और कल जब हमारा सेशन होगा, सेक्रेटरी सर जब रहेंगे तो उस दौरान आपसे बात करेंगे और उस पर चर्चा होगी। तो एक प्रति आप आज उनियाल सर के पास जमा कर दें, और कल 8:30 बजे से ब्रेकफास्ट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और सेशन शार्प 10 o'clock शुरू हो जाएगा। कल सेक्रेटरी सर भी यहाँ रहने वाले हैं, माननीय मंत्री जी भी रहने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट